Hello dear students, welcome to this video. In this video we are going to discuss about the classical full employment model. तो ये classical full employment model क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है. तो क्या था ये क्लासिकल जो एम्प्लॉयमेंट मॉडल था, ये हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है. तो इसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट है जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलप कंट्री से भी रिलेटेड है. तो इसलिए क्या हमें केंद्रीय इकोनॉमिक्स समझना है, दूसरी इकोनॉमिक्स समझनी है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो हमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स को भी समझना पड़ेगा कि इन्होंने क्या बोला था. ठीक है, जनरली मैं आपको बेसिक आइडिया सबसे पहले देता हूँ कि ये मॉडल किससे रिलेटेड है. क्लासिकल मॉडल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. ये एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम से रिलेटेड है. एंड क्लासिकल मॉडल क्या बिलीव करता है कि मार्केट में अगर फ्री मार्केट है तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टुवर्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट. ओके, फ्री मार्केट हैज़ टेंडेंसी टुवर्ड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि कोई भी वर्कर है वो कैपेबल है एंड ही इज़ लुकिंग फॉर वर्क, और उसे क्या होता है कि उसे काम मिल जाता है, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन हो गई. ठीक है, कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए. absence of involuntary unemployment. ठीक है, is known as the full employment. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब हमें अगर क्लासिकल थ्योरी को अच्छे से समझना है तो हमें दो चीज़ें तो बिल्कुल देखना पड़ेगी. सबसे पहले हमें से लॉ को देखना, फिर वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है. ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या बताता है क्लासिकल, जो क्या होता है कीन से पहले इकोनॉमिस्ट प्रेसिडेंट द कीन्स, उनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में जैसे पिगू आ जाते हैं, मार्शल आ जाते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे. जे बी से हैं ये. तो से लॉ पे ये सारा डिपेंड करता है. किस पे करता है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम से लॉ. ठीक है, अब से लॉ क्या बोलता है. से लॉ बोलता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. ठीक है, therefore deficient demand does not exist in the economy. ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँ. जैसे कोई भी एक अनएम्प्लॉयड वर्कर है. ठीक है, वो जैसे ही उसको एम्प्लॉयड होगा, ठीक है, एक वर्कर है यहाँ पे, वर्कर है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है. ठीक है, वो प्रोडक्शन करता है. ठीक है, इस तरह प्रोडक्शन करा तो एक सप्लाई बन गया. जब वो एम्प्लॉय होता है तो वो इनकम भी जनरेट करता है. ठीक है, और ये इनकम से ही क्या डिमांड बन जाती है, किसके लिए, इस प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारी क्या हो गया, ये सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड बन गया, कि सप्लाई अपने आप ही अपनी डिमांड क्रिएट कर रही है. ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे ही न्यू वर्कर आएगा हमारी इकोनॉमी में, न्यू वर्कर आएगा तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा. प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा तो आउटपुट होगा तो डिमांड भी होगा और सप्लाई भी बढ़ेगी. तो इस तरह पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है. ठीक है, तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी रूल आउट एनी काइंड ऑफ ओवर प्रोडक्शन. ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन. ठीक है, there is no overproduction or underutilization of resources. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. ठीक है,
और ठीक है, इन द फ्री मार्केट सिस्टम देयर माइट बी सम लेप्सिस, ओके, देयर काइंड ऑफ सम डेफिशिएंट डिमांड के कुछ केसेस हो सकते हैं, ठीक है। पर ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो फ्लेक्सिबल प्राइस होता है उसके थ्रू हम जो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, वो पूरा तरह से रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये मेन एजम्पशन यहाँ पे क्या बन रही है, सफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी, देयर इज़ नो डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप बोलो कि सफिशिएंट डिमांड होती है इकोनॉमी में, sufficient demand in the economy, ठीक है। और दूसरा होता है कि इवन इन केस डेफिशिएंसी अराइजेज प्राइस वेज एंड इंटरेस्ट रेट एडजस्ट क्विकली, ठीक है। आगे क्या आ जाता है, ये प्राइस वेज एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये तीन हमें चीज़ें आपको हमेशा लिखनी है, ये तीन चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में रखना है कि वेज, प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट एडजस्ट क्विकली, ठीक है। ये बिल्कुल क्विकली एडजस्ट करते हैं, क्या कौन चीज़ें, वेज, प्राइस और इंटरेस्ट रेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से पूरा हमारा इकोनॉमी का सिस्टम बना हुआ है। इन केस का डेफिशिएंट डिमांड के कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड हो, तो उस केस में भी क्या होगा, हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुंच जाएगी, रिस्टोर हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट। ये किसके थ्रू होगा, फ्लेक्सिबल वेज, प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, देयर विल नॉट बी एनी लीकेज, ठीक है। अगर जैसे आपको इनकम हो रही है और आप इनकम को स्पेंड नहीं कर रहे, सेविंग कर रहे हो, तो सेविंग का लीकेज हो गया हमारे सिस्टम में, स्पेंडिंग के हमारे पूरे सर्कल से बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये आगे हम बताएंगे कि देखिए होता क्या है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कैसे अफेक्ट होती है, ठीक है। तो देखिए सप्लाई डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट डिमांड भी, ये मैं देखें, अब देखिए यहाँ पे वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। हम सप्लाई करते हैं टू मीट द डिमांड, ठीक है, टू मीट द डिमांड। अगर डिमांड कम हो जाती है, अगर इन केस डिमांड डिक्रीज हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारी अनसोल्ड आइटम्स रह जाएगी मार्केट में, ठीक है। तो इससे अंडर प्रोडक्शन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। पर यहाँ पे देखिए क्लासिकल इस तरह का कोई कंडीशन सिचुएशन विजुअलाइज नहीं करते। डिमांड कम हो गया तो हमारा प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा तो हमारा परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा, अगेन हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। तो देखिए किस तरह से पूरा फ्लेक्सिबल सिस्टम बना हुआ है। अगर हमारी डिमांड में कुछ गड़बड़ होती भी है तो ये फ्लेक्सिबल चीज़ें हमारी फिर से ये चीज़ों को सेट कर देती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता रहा है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि जैसे यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट को रिस्टोर करना है तो इसमें वेज डिक्लाइन कर जाते हैं। जैसे मार्केट में डिमांड कम हो गई तो जो वेज रेट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि फ्यू वर्कर विल बी डिमांडेड इन द मार्केट, ठीक है। तो वेज डिक्रीज़ होगा, यहाँ से भी देख लो वेज डिक्रीज़ होगा, तो इससे क्या हो गया, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया तो फिर जो है डिमांड फॉर लेबर विल राइज। तो ये भी देखिए ऐसे भी चलता है। तो प्राइस हो गया, वेज हो गया, ये सारी चीज़ें एक ही तरह इशारा करती है कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ ये चीज़ें ले जाएगी, ठीक है। वर्कर डू नॉट वांट टू वर्क एट लोअर वेज विल रिमेन अनएम्प्लॉयड। जैसे ही वेज रेट कम होगा, जैसे ही वेज रेट हमारा कम होगा, वेज रेट डिक्लाइन करेगा, तो फ्यू वर्कर विल नॉट, ये वर्क नहीं करेंगे। तो इनको क्या करते हैं, वॉलंटरी, ऐसे वर्कर को क्या बोलते हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ऐसी कंडीशन को, ठीक है। तो वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट की हमें चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की चिंता करनी है, ओके। जैसे क्लासिकल ने भी ऐसे देखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि हमारा जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 से 33 के बीच में जो आया था, तो जो हमारे AC पीगू करके जो इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने क्या सुजेस्ट किया, दे
they suggested that wage rate must be reduced to increase employment। ठीक है, इन्होंने ये सुजेस्ट किया। क्यों सुजेस्ट किया? क्योंकि लेबर यूनियन फॉर कीपिंग वेज रेट आर्टिफिशियली हाई। ठीक है, इनको आर्टिफिशियली हाई रखा गया था वेज रेट को। ठीक है, तो इन्होंने पीगू थे, इन्होंने भी सुजेस्ट किया, तो इसी को पीगू इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो पीगू इफेक्ट क्या है कि जैसे कि आपका वेज रेट डिक्लाइन करेगा, जैसे आपका वेज रेट डिक्लाइन किया, ठीक है, ये डिक्लाइन किया तो इससे क्या हो गया, आपका प्राइस भी डिक्लाइन करेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, फिर इससे क्या हो गया, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर में इंक्रीज़ हो जाएगा और आप डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, तो इसको पीगो इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको पीगो इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्लासिकल ने जो है हमारे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन 3 तरीके से बताया, अलग अलग तरीके से। पहले ये एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं है। ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अब्सेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि तो इन्होंने देखा कि हमारा आउटपुट प्रोडक्शन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारी लेबर फोर्स पे करता है, कैपिटल पे करता है एंड हमारी टेक्नोलॉजी पे करता है। और इन्होंने ज्यूम किया कि कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी ये इनको इन्होंने कांस्टेंट माना। ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा आउटपुट में जो चेंज आ रहा है किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन द लेबर फोर्स। ओके, और लेबर का जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो डिमिनिश हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे सेटअप होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम को सेट करेंगे ऐसे, ये आ गया हमारा डिमांड फॉर लेबर। ठीक है, डिमांड फॉर लेबर किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, एंड सप्लाई ऑफ लेबर है। ठीक है, ये लेबर का सप्लाई आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है। और हमारा वेज रेट हम रियल वेज रेट लेते हैं, वेज रेट को आप प्राइस पे डिवाइड करते हैं, रियल वेज रेट आ जाता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आ गया और यहाँ पे ये लेबर आ गया। ठीक है, लेबर का जितना भी डिमांड हो रहा है। ठीक है, अगर ये इसके नीचे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिमांड सप्लाई की कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ हमारी डिमांड इतनी है और सप्लाई इतनी है। ठीक है, तो ये हमारा गैप बन रहा है, तो ये क्या करेगा, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, वेज रेट ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर ऊपर हो जाता है हमारा वेज रेट, ठीक है, तो इस केस में भी क्या है, हमारी सप्लाई ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है हमारा। ठीक है, इसको आप अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा वेज रेट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, वेज रेट नीचे की तरफ आएगा तो फिर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल डिसाइड होगा। ठीक है, तो देखिए जनरली क्या, जैसे लेबर सप्लाई की मैंने बात की, तो शॉर्ट रन में क्या होगा, लेबर सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपका वेज रेट बढ़ेंगे तो आपका जो है एक रियल इनकम भी बढ़ेगा। रियल इनकम बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो हो गया हमारा सप्लाई जो आ रहा है हमारा, वे हमारा लेबर का जो सप्लाई आ रहा है वो किस चीज़ पे, ग्रोथ पे डिपेंड करता है, हमारी रियल वेज पे करता है। ये रियल वेज है, तो हमारी रियल वेज जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो है लेबर सप्लाई की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी कंडीशन बन रही है, यहाँ पे मैं W/P लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू कितना है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, इसके इक्वल है। तो ये क्या कंडीशन बन रही है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बन रही है। यहाँ पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट 0 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की ये
स्पेशल यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज एब्सेंट। ठीक है, वॉलंटरी हमारी जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, पर उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, हमें इनवॉलंटरी की तरफ ही ध्यान देना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि देखिए इकोनॉमी में क्या हो जाता है कि इन किसी कंडीशन के हिसाब से, अगर अभी हमें पूरा प्रैक्टिकली देखना है कि डिमांड कम हो जाती है, डिमांड फॉर लेबर कम हो जाती है किसी रीज़न के कारण, इकोनॉमी में कोई भी कुछ तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा इस तरह से कुछ बन जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरी यहाँ पे डिमांड थी, डिमांड फॉर लेबर थी ये, और यहाँ पे मेरी सप्लाई फॉर लेबर थी। ठीक है, मैं इसको ND कर देता हूँ और ये N सप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और इनिशियली इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ बन रहा था। ठीक है, इसको मैं L कर देता हूँ। ठीक है, और ये है रियल वेज हमारा W/P में लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर देखिए जैसे हमारा अगर डिमांड कम हो जाता है तो इस तरह से ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो लेबर का डिमांड हमारा ND1 कर दिया मैंने। ठीक है, इस तरह से ये शिफ्ट कर दी। ठीक है, अगर वेज रेट चेंज नहीं होता है तो हमारा देखिए हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो जाएगा। ठीक है, ये गैप जो आ रहा है मैं इसको L1 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अगर वेज फ्लेक्सिबल है तो हमारा वेज नीचे की तरफ मूव करेगा, तो नया इक्विलिब्रियम आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया, इसका मैं W/P, ठीक है, मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वेज रेट डिक्रीज़ हो गया हमारा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा वेज क्या हो गया, ये W2 हो गया। ठीक है, देखिए पहले क्या था, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला लेबर L था, और अब इक्विलिब्रियम वाला लेबर क्या बन गया, L2 हो गया। देखिए ये पहले की तरफ तो रिस्टोर नहीं किया गया, नीचे आ गया, पर देखिए इस लेवल पे क्या है, कुछ लोग फ्यू वर्कर्स आर नॉट विलिंग टू वर्क एट लोअर वेज रेट। ठीक है, लोअर वेज रेट पे वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो किसके इक्वल, L-L2 के इक्वल जो है वो लेबर फोर्स से आउट हो गए, आउट ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है, लेबर फोर्स से आउट हो गए, तो हमें उसमें ध्यान नहीं देखना, वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, वॉलंटरी पे हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज 0। ठीक है, यहाँ पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट 0 है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कैसे बताया कि आपको किस तरह से फ्लेक्सिबल हमारा वेज होगा, तो किस तरह से सारी एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपने ये देख लिया। अब हमें देखना है कि इसमें आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कि जैसे मैंने ये यहाँ पे जितना भी मैंने ये आपको लिखा था, तो मैं इसी में आगे की तरफ बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट जो डिटरमाइन होगा, उसका जो शेप होगा जो आउटपुट का, जैसे मैं ये एक ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइमरीली ये लेबर फोर्स पे कर रहा है, तो हमारा ये इस तरह से हमारा बनता है। ठीक है, तो इसको मैं आउटपुट कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जितनी हमारी लेबर जो एम्प्लॉय की हुई है, हमें इसको लेबर को मैं ऐसे कह देता हूँ, क्या इसको NF कर देता हूँ और ये YF कर देता हूँ, जो फुल एम्प्लॉयमेंट ये बता रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आउटपुट आ गया। ठीक है, और ये यहाँ पे लेबर आ गया। ठीक है, जो शेप जो हमारी बन रही है ये, ठीक है, कैसे कॉनकेव वाली शेप बन रही है, इसका मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न हमें मिल रहा है, किससे, लेबर से डिमिनिशिंग रिटर्न या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिमिनिशिंग। ठीक है, एज द लेबर नंबर इज रेज। ठीक है, जैसे आप लेबर का नंबर रेज करोगे वैसे वैसे उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें देखना है कि हमें पहले क्या हमने एज्यूम किया था कि
कि जैसे जितना भी हमारा क्या होता है कि आउटपुट होता है, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, और हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट को हमने ध्यान में नहीं दिया था, तो हमारा दूसरा मॉडल आ जाता है जहाँ हमें सेविंग इन्वेस्टमेंट को भी देखना है। ठीक है, ठीक है। इनकम, इनकम, एम्प्लॉयमेंट इन प्रेजेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपको देखना है कि सेविंग क्या है। सेविंग मीन्स लीकेज। ठीक है, जो आपने इनकम आपने अर्न की है उसकी तो स्पेंडिंग बड़ी ज़रूरी थी सेल लो के हिसाब से, क्योंकि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। पर आपने क्या किया, उस सेविंग को आपने उस इनकम को पूरा स्पेंड नहीं किया, आपने कंजम्पशन किया। जैसे मैं ऐसे कह देता हूँ, आपकी इनकम C+ आ गई। ठीक है, आपने किया कंजम्पशन किया और कुछ पार्ट सेव कर लिया। सेव आपने स्पेंड नहीं किया, इसका मतलब लीकेज हो गया, तो सेविंग लीकेज हो गया। और इन्वेस्टमेंट का मतलब आप यहाँ स्पेंडिंग कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यू आर इनकरिंग एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब आ गया यहाँ पे इंजेक्शन आ गया। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मतलब जहाँ पे लीकेज और इंजेक्शन दोनों सेम आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपका $50 का आपका लीकेज हो रहा है और 50 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिकल बोलते हैं कि अगर डेफिशिएंट डिमांड के हमें क्यों हमारे पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, तो इसका ये रीज़न है क्योंकि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में इक्वलिटी आ जाती है। ठीक है, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वलिटी कैसे आती है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू आती है। ये इन्होंने बताने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वर्सली रिलेटेड होता है किससे, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे सेविंग आ गया, जो कि पॉजिटिवली रिलेटेड होता है किससे, हमारा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। ठीक है, मैं इसको M लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं R लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे हमारा पॉइंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारा सेविंग, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है गिर जाता है। अब देखिए यहाँ नीचे वाला पॉइंट अगर आप यहाँ पे लेते हो ऐसे, अगर लो इंटरेस्ट रेट है तो इसमें क्या होगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा इसे। इसी तरह ये अगर ऊपर है तो सेविंग ज़्यादा हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो ये नीचे की तरफ इसको धकेलेगा। ठीक है, नीचे की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आपने देख ली। अब आपको क्या करना है कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट इस तरह से कम हो जाता है, ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इस तरह से कम हो जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो देखिए आपका जो है ये इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा रियल, तो फिर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट होगी तभी आएगा, तो ये R1 हो गया। पहले क्या था, ये R था, अब क्या हो गया, R1 हो गया। देखिए इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट हो रही है, तो एडजस्टमेंट होने के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो गई। अब ये देखिए, तो M से जो है इक्विलिब्रियम ये M1 आ गया। देखिए अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सेविंग भी कम हो गया और इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। ठीक है, फिर आ गया। अब देखिए क्या हो गया कि जो हमारा जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नीचे इक्विलिब्रियम सेट हुआ है आपका, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने सेविंग जो हमने है सेविंग कम कर दी और हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। ठीक है, हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया क्योंकि अब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए, तो दोनों में इक्वलिटी आ गई, तो लीकेजेज ख़त्म हो गई फिर से। तो यहीं पे ये ऐसे ही बताना चाहते हैं कि इस केस में जो भी लीकेज होगी वो इंजेक्शन के थ्रू पूरी कवर अप हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिशिएंट डिमांड का वंस अगेन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि कीन्स तो यही बता रहा है ना कि इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड होती है। जब इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड ही नहीं होगी तो इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो इन्होंने इसके थ्रू भी बता दिया कि डेफिशिएंट डिमांड होगी ही नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन की बात करते हैं हम।
देखिए अब थर्ड वाला पॉइंट आ गया इन्होंने कि मनी किस तरह से चीज़ों को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब थर्ड देखिए, पहले केस में हमने क्या किया, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को हमने जो है एक्सप्लेन किया था इन एब्सेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दूसरा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को हमने एक्सप्लेन किया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करके भी। अब थर्ड आ गया मनी प्राइस की प्रेजेंस में हमें करना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या बताते हैं कि जब मनी हम यूज करते हैं, मनी प्राइस एंड इन्फ्लेशन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इन्होंने एंड मनी प्राइस एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। नहीं, सबसे पहले आप ये चीज़ देखें, मनी इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मनी का एक ही काम है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। मनी क्या करती है, मनी डज नॉट अफेक्ट एनी रियल वेरिएबल्स। ठीक है, मनी में आप चेंज भी करोगे तो इकोनॉमी में कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो यही इन्होंने बताने की यहाँ पे कोशिश की है कि मनी पूरी तरह से न्यूट्रल है। मनी इज़ न्यूट्रल, मनी इज़ न्यूट्रल एंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के थ्रू इन्होंने बताने की कोशिश। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, इन्होंने बताया हुआ है कि एम जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, एम वी वेलोसिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू पी वाई। पी प्राइस लेवल है, ये पी प्राइस है। ठीक है, वाई आप इसको आउटपुट ले लो, जीडीपी ले लो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाएंगे तो पूरा आपका जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, और एम है आपका क्वांटिटी ऑफ मनी है, और वी आपकी वेलोसिटी ऑफ मनी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया गया, एम और वी कांस्टेंट है। ठीक है, एम और वी कांस्टेंट है, वी वेलोसिटी ऑफ मनी एंड वाई ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए जब एम में चेंज होगा तो वाई में चेंज होगा, और दो ये वी और वाई तो दोनों कांस्टेंट है। तो इसलिए मनी में अगर 10% का चेंज आ रहा है तो पी में भी 10% का ही चेंज आएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, कि इस मनी के चेंज होने से रियल वेरिएबल्स में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं कि मैं एक ऐसे एग्रीगेट डिमांड लेता हूँ। ठीक है, ये लॉन्ग रन हमारी सप्लाई कर्व है, इसको हम लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बोलते हैं, लॉन्ग रन सप्लाई है। ठीक है, जैसे ये एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, इसको मैं D1 कर देता हूँ, और प्राइस है इसको मैं P1 कर देता हूँ। जैसे ही डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट करता है, ठीक है, ये D2 हो जाता है, पर इससे देखिए क्या हुआ कि हमारा प्राइस P2 हो गया। ठीक है, और जो हमारा आउटपुट था वो सेम ही है। तो मतलब आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे कोई असर नहीं होता है मनी सप्लाई का, ये क्लासिकल वाले कह रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे देखिए इसका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ता है। रियल इंटरेस्ट रेट पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक अगर 10% का आपका मनी क्वांटिटी ऑफ मनी में इंक्रीज़ हो जाता है तो प्राइस भी आपका 10% में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको प्राइस में चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट में जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट में भी 10% खर्चना पड़ेगा, स्पेंडिंग करना पड़ेगी। उसी तरह आपकी सेविंग भी 10% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें प्रोपोर्शन में हो जाएगी, तो रियल इंटरेस्ट रेट में बढ़ेगा ही नहीं। जैसे मैं आपको ऐसे ड्रॉ करता हूँ लाइनें। ठीक है, जैसे ये हमारा इक्विलिब्रियम बन रहा था। ठीक है, ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे आर मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही आपका क्या हुआ, आपका प्राइस लेवल बढ़ा या आपने मनी सप्लाई इंक्रीज की, तो आपका क्या होगा, आपको इन्वेस्टमेंट सेम चीज़ के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर देंगे आप। ठीक है, क्योंकि पहले जो कोई चीज़ 100 की थी अब 110 देना आपको पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मॉनेटरी टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, रियल में नहीं बढ़ रहा है। उसी तरह आपकी सेविंग भी उस हिसाब से, आपका इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये फिर आपका सेविंग भी राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो सेविंग S से S1 हो गया, इन्वेस्टमेंट I से I1 हो गया। ठीक है, तो देखो क्वांटिटी में ये हम आपका जो क्वांटिटी में जो था आपका T, जो ये इक्विलिब्रियम था, ये T से T1 हो गया, पर रियल में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चेंज नहीं होगा। आपका क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये सारे मॉनेटरी टर्म में इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, जैसे आप पहले 100 सेविंग कर रहे थे, अब
सारी चीज़ें 10% के रेट से बढ़ गई, आपकी प्राइस भी बढ़ गया, मनी सप्लाई बढ़ी, फिर प्राइस बढ़ा, आपकी इनकम भी बढ़ गई, तो आपकी 10% के आपकी सेविंग भी बढ़ गई। उसी तरह जो आप $100 अगर आप इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कर रहे हो, तो सेम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अब 10% एक्स्ट्रा खर्चा करना है, क्योंकि प्राइस 10% के हिसाब से बढ़ गया है। ठीक है, तो ये रियल वेरिएबल बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश की है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है कि क्लासिकल क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये आपको देखना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक जनरल कंडीशन है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। ठीक है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। थर्ड है कि हमारे पास फ्लेक्सिबल क्या है, फ्लेक्सिबल प्राइस, वेज एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपके फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो ये सेट करेंगे आप की इकोनॉमी को फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे भी कई भी गड़बड़ होती है, तो ये सारी फ्लेक्सिबल चीज़ें आपस में क्विकली एडजस्ट हो जाएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट रिस्टोर कर देगी। ठीक है, तो ये क्लासिकल थ्योरी थी। इसका जो क्रिटिसाइज़ किया हुआ है वो हमारे कीन्स ने किया है। कीन्स ने किन बेसिस पे इनको क्रिटिसाइज़ किया है वो हम अगले अपने लेक्चर में देखेंगे। ओके, आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।